नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के कुछ पॉइंट छूट गए थे मैथ सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे त्रिभुजों की सर्वांग समता और त्रिभुजों की समरूपता वाला जो चैप्टर था वो छूट गया था, ठीक है। और बाकी सभी चैप्टर मैंने क्रम वाइज जो है आपको प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। आप सभी लोग उसका आनंद भरपूर ले रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो समरूपता का टॉपिक जो कल था, मैंने कल उसे संपन्न किया था और निश्चित तौर पे समरूपता से संबंधित एक भी सवाल अगर आपकी परीक्षा में आता है डीएलएड के सेमेस्टर एग्जाम में, तो निश्चित तौर पे आप उन सवालों को फोड़ पाएंगे और उन सवालों से आप निपट लेंगे। कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आइए चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं मित्रों त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। आपके जो मतलब कि डीएलएड के सेमेस्टर एग्जाम में जो है वो है केवल और केवल त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है। त्रिभुजों की सर्वांग समता है, लेकिन आपकी परीक्षा में त्रिभुजों की सर्वांग समता से क्या पूछा जाता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपकी परीक्षा में अवधारणा पूछा जाएगा या कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं कि सर्वांग समता होता क्या है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अति लघुत्तरी में लिखने के लिए आ सकता है कि सर्वांग समता, व्हाट इज सर्वांग समता, या इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं, कांग्रुएंसी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है। मुझे अंग्रेजी बहुत ज्यादा नहीं आती, मैं यूपी बोर्ड का छात्र हूं, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर्वांग समता का अंग्रेजी नहीं आता है, कांग्रुएंसी बोलते हैं, वैसे बोल दिया मैंने। और उसके बाद जो है इसकी शर्तें पूछी जाती हैं कि सर्वांग समता की क्या क्या शर्तें होती हैं, ठीक है। यही दो चीजें आपसे पूछी जाती है। हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन भी लिया हूं, निश्चित तौर पे ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के और बेसिक जानकारी को मजबूत करने के लिए क्वेश्चन लिया हूं। विशेष करके ऐसे कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछ ले, नहीं तो डीएलएड का एग्जाम जो होता है वह आपके पूर्णतः सिलेबस पर होता है। एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, केवल और केवल जो सिलेबस है वही पूछा जाता है। हो सकता है कभी कभार पूछ ले, ठीक है। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं सर्वांग समता। मित्रों, सर्वांग समता की जो मतलब कि अर्थ होता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व धन अंग, तीन शब्दों से मिलकर बना है। सर्व धन अंग धन समता। किससे बना है? सर्व धन अंग धन समता। सर्व का मतलब होता है सभी, ठीक है। सर्व का मतलब होता है सभी। अंग का मतलब होता है, अंग का मतलब होता है, मैं यहां पे अगर ज्यामिति की बात करूं, अंग का मतलब होगा भुजाएं, ठीक है। अंग का मतलब क्या होगा? भुजाएं, ठीक है। और समता का मतलब होता है बराबर, ठीक है, बराबर। तो सर्वांग समता तीन शब्दों से मिलकर बना है, सर्व धन अंग धन समता। या ज्यामिति में अगर इसका हम अवधारणा स्पष्ट करने का प्रयास करें, जिसकी सभी अगर दो आकृतियों में, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा सर्वांग समता कभी ऐसा नहीं है कि सर्वांग समता केवल और केवल त्रिभुज में ही लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, दो आकृतियों की, दो, आप इसे नोट करिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दो आकृतियों के सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, तथा पहली आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक ले, तो दोनों आकृतियां आपस में सर्वांगसम होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको उदाहरण मतलब की परिभाषा जब भी आपसे पूछा जाएगा, यही आप लिखिएगा। दो आकृतियों की सभी भुजाएं जब आपस में बराबर होती हैं और पहली आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक ले, तो दोनों आकृतियां आपस में सर्वांगसम कहलाती हैं, ठीक है। आप सभी लोग समझ रहे हैं। सर्वांग समता में होता क्या है, उनकी आकृति तो बराबर होती है। आकृति का मतलब, जैसे मैंने समरूपता में बताया कि समान रूप, उनका चेहरा बराबर होता है, लेकिन उनकी जो आकार होता है वह बराबर नहीं होता है। लेकिन सर्वांग समता में उनकी आकृति भी बराबर होगी और उनका आकार भी बराबर होगा। अर्थात अगर हम इसे अंग्रेजी में बोले, मैं यूपी बोर्ड का छात्र भले हूं लेकिन थोड़ी बहुत तो आती ही है, शेप और साइज दोनों बराबर होते हैं किसमें? सर्वांग समता में। अगर दो आकृतियों की शेप और साइज दोनों बराबर हों और अगर एक आकृति को दूसरे आकृति के ऊपर रख दें
तो पहली आकृति पूर्णतः ढक जाए वह होता है सर्वांग समता। और समरूपता क्या होती है? समरूपता में दोनों आकृतियां जो है बराबर होती हैं, लेकिन उनके आकार बराबर हो यह कोई जरूरी नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं सर्वांग समता की परिभाषा जो आती है आपकी परीक्षा में, सर्वांग समता की जो अवधारणा होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, आपने सीख लिया। ठीक है, अब थोड़े से उदाहरण के माध्यम से आप उन्हें अगर बता देंगे तो निश्चित तौर पर आप बेहतर करेंगे अपनी परीक्षाएं। जैसे देखिए, एक वृत्त है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और दूसरी जो वृत्त है इसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। नीचे तक आ रहा है ना? इसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों आकृति आपस में सर्वांगसम कहलाएंगी। इस आकृति को हम इस आकृति के ऊपर रख देंगे तो वह आकृति इसे पूर्णतः ढक लेगी, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। अगर यहीं पर मैं एक वर्ग की बात करता हूं, इस वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। आप सभी लोग जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और दूसरी जो है यह भी 5-5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यह भी 5-5 सेंटीमीटर का है। तो हम तुरंत बोल देंगे कि यह सर्वांगसम है, क्योंकि इनकी आकृति तो बराबर है। आकृति का मतलब इनका जो चेहरा है, चेहरा तो बराबर है। यह भी वर्ग है, यह भी वर्ग है। ठीक है, और इनकी आकार भी बराबर हो गया। यह भी 5 सेंटीमीटर का है, यह भी 5 सेंटीमीटर का है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां आपस में बराबर हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए हैं। अब बात करते हैं मित्रों त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में, जहां से जिस कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस कॉन्सेप्ट से आपकी अवधारणाएं मतलब जो शर्तें हैं आपकी सिलेबस में, वो त्रिभुज की सर्वांग समता की है। जैसे त्रिभुज की सर्वांग समता की बात करें मित्रों, तो यहां पर मैं 2 त्रिभुज बनाता हूं। ठीक है, यहां पर मैं 2 त्रिभुज बनाता हूं। ऊपर आ रहा है ना? एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है PQR। ये दोनों त्रिभुज हैं। मैं अगर कहूं कि ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सर्वांग समता की पहली शर्त यही है कि त्रिभुज की अगर बात की जाए कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, तो ध्यान रखिएगा इनकी संगत भुजाएं, अब यहां पर आ जाता है इनकी संगत भुजाएं, क्या होता है? इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर आपसे कह दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी और इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो आप कैसे समझेंगे संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं? विशेष करके मैं मानता हूं कि अगर आपने समरूपता वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको संगत में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। संगत का मतलब होता है कि जिस लोकेशन पे इस त्रिभुज की भुजा है, उसी लोकेशन पे दूसरे त्रिभुज की जो भुजा होती है, वो दोनों भुजाएं आपस में संगत भुजाएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इसे करस्पॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग। चलिए, जैसे AB जो है, अगर AB के संगत भुजा आपसे पूछी जाए तो AB के संगत भुजा PQ हो जाएगा। अगर BC के संगत भुजा पूछी जाए तो BC के संगत भुजा QR हो जाएगा। और अगर AC के संगत भुजा पूछी जाए तो AC की संगत भुजा PR हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं संगत भुजा आपने देख लिया। उसी तरीके से अगर संगत कोण की बात करें तो कोण A की संगत कोण P हो जाएगा, कोण B के संगत कोण Q हो जाएगा और कोण C के संगत कोण R हो जाएगा। ठीक है, तो संगत कोण और संगत भुजाओं की जो अवधारणा है, तो आपने समझ लिया कि संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं। क्योंकि कभी कभी यहां से भी प्रॉब्लम, बच्चों के अंदर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जो कभी गणित पढ़ा ही नहीं है, उससे अगर कह दीजिए संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो भूल जाएगा। कोण B के बराबर कोण Q, कोण B के बराबर कोण P कर देगा तो उसका कॉन्सेप्ट ही पूरा अधूरा रह जाएगा। इसलिए संगत कोण और संगत भुजाओं की अवधारणा आप सभी लोग जानिएगा। तो उम्मीद करता हूं संगत कोण, संगत भुजाएं और जब भी त्रिभुज के सर्वांगसम होने की बात आए, तो आपने देखा था कि समरूपता का जो निशान होता है वह इसी तरीके से एक लहराती हुई एक लाइन खींच देते हैं। लहराती हुई एक ऊर्ध्वाधर इसे बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, हाँ हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइएगा? लहराती हुई एक डैश की तरह लाइन हम खींच देते हैं। आप इसे बताइएगा, इसे हम ऊर्ध्वाधर बोलेंगे या क्षैतिज बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर लाइन बोलेंगे या क्षैतिज लाइन बोलेंगे? अगर आपको आता है बताइएगा। हाँ, तो आपने समरूपता का टॉपिक पढ़ा। समरूपता में मैंने बताया समरूपता का जो चिन्ह होता है कि लहराती हुई डैश की तरह लाइन खींच देते हैं। और अगर वहीं सर्वांग समता की बात आए मित्रों, सर्वांग समता में आपने क्या देखा? आकृति तो बराबर होगी और आकृति बराबर होने का निशान यही है ना, आकृति बराबर। जब आकृति बराबर होती है तो उसका निशान यही है कि नहीं है? समरूपता में जब आकृति बराबर होती है तो उसका निशान यह है।
और जब आकार बराबर होता है तो हम इसका निशान इस तरीके से बनाते हैं और इस प्रकार से मिलकर के सर्वांग समता का चिन्ह बन जाता है। आपसे अगर कहा जाए कि सर्वांग समता का चिन्ह कैसे बनेगा, तो दुईठी बराबर का एक चिन्ह बना दीजिए और उसके ऊपर एक लहराती हुई चिन्ह खींच दीजिए, लहराती हुई डैश की लाइन खींच दीजिए, तो यह होता है सर्वांग समता का। यह जो है बराबर को दर्शाता है, अर्थात यह आकार को दर्शाता है बराबर का चिन्ह, और जो यह तिरछी लहराती हुई लाइन रहती है यह जो है आकृति को दर्शाता है। इनकी आकृति आपस में बराबर है, अर्थात एक त्रिभुज है दूसरा भी त्रिभुज है, एक वर्ग है दूसरा भी वर्ग है, एक वृत्त है दूसरा भी वृत्त है, एक पंचभुज है दूसरा भी पंचभुज है। यह दर्शाता है। अगर हम नितिन उपाध्याय की तरह दिख रहे हैं तो हमारी ही आकृति का कोई दूसरा नितिन उपाध्याय जन्म ले लेगा तो वह हमारी आकृति और उसकी आकृति बराबर हो जाएगी। हो सकता है कि हम थोड़ा नाटे कद के हों, हम थोड़ा शरीर से कमजोर हों, थोड़ा सा हैवी हो शरीर से, थोड़ा लंबे कद का हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आकार बराबर हो जाएंगे तो हम समरूप हो जाएंगे। लेकिन हमारे ही सेम साइज और सेम आकृति का कोई व्यक्ति आकर के बगल में खड़ा हो जाए तो हम दोनों आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। हम और उस मतलब हमारे स्थान पे ला करके उसे रख देंगे तो वह हमारी ही पूरी परछाई ले लेगा, अर्थात वह हमें ढक देगा, ठीक है। यही होता है सर्वांग समता। और समरूपता क्या होती है आप समझ गए हैं, ठीक है। जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, तो उनकी जो भुजाएं होंगी, संगत भुजाएं होंगी, वह आपस में बराबर होंगी, और उनके जो संगत कोण होंगे आपस में बराबर होंगे। बस आपको पहली शर्त यही होती है। जब भी दूसरे मतलब कि आपकी अवधारणा स्पष्ट करने के बाद जैसे ही हम दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं, आपके सिलेबस के दूसरे पॉइंट पर हम पहुंचते हैं, उस पॉइंट में यही है कि सर्वांग समता की शर्तें क्या हैं, ठीक है। सर्वांग समता की मित्रों 5 शर्तें हैं जो आपको जानना चाहिए। 5 शर्तें हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे पहली शर्त मैंने आपको बता दिया, भुजाएं बराबर हो, अर्थात भुजा, ठीक है। जब दो त्रिभुज की भुजा बराबर होती है, जब दो त्रिभुज की, जैसे त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है, ठीक है, PQR है। इस आकृति में थोड़ा सा मतलब आकार में थोड़ा सा छोटा हो गया है, उसे आप नेग्लेक्ट करिएगा, बस बना देते हैं बड़ा, ठीक है, इसके बराबर ही बना देते हैं। उम्मीद है कब बराबर हो गया होगा, ठीक है। PQR है और मैंने कहा कि ये दोनों आपस में सर्वांग सम है। तो सर्वांग समता की पहली शर्त यही है कि इनकी जो भुजाएं हैं AB बराबर है PQ के, AB बराबर है PQ के, संगत भुजाएं बराबर होंगी। BC बराबर है QR के, और AC बराबर है PR के, ठीक है। तो पहली जो सर्वांग समता की शर्त होती है वह यही होती है, इनके जो भुजाएं होती है आपस में बराबर होती हैं। भुजा को हम यस से प्रदर्शित करते हैं, या भुजा को जो है इंग्लिश में हम साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं यस यस यस, ठीक है। जब पहली शर्त यही है कि अगर दो त्रिभुजों की भुजाएं, तीनों भुजाएं या संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वह त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। और जैसे ही दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, उनके प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो पहली शर्त यही हो जाती है। अब आते हैं मित्रों दूसरे शर्त की तरफ, ठीक है। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त है मित्रों, देखिएगा, दूसरा शर्त है मित्रों भुजा कोण क्या है? भुजा कोण भुजा। मैं आपको बताता हूं, जैसे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR, अगर दूसरी शर्त यही है कि अगर AB भुजा 5 सेंटीमीटर है, PQ भुजा भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, PQ भुजा भी 5 सेंटीमीटर हो जाए। कोण B अगर 40 अंश है तो कोण Q भी 40 अंश होना चाहिए, भुजा कोण भुजा। और अगर BC 6 सेंटीमीटर है, तो QR भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। QR भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर AB 5 सेंटीमीटर है तो इसकी AB के जो करस्पॉन्डिंग होंगी, संगत होगी PQ, यह भी 5 सेंटीमीटर हो गई। कोण B अगर यहां पे 40 है तो कोण Q यहां पे 40 हो गया। BC यहां पे 6 सेंटीमीटर, यहां पे QR 6 सेंटीमीटर हो गया। तो दूसरी जो शर्त है भुजा कोण भुजा की, वह फॉलो हो रही है। और अगर ऐसा कभी भी दो त्रिभुज में फॉलो हो जाए तो वह दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम मान लिए जाते हैं। और जैसे ही ये आपस में सर्वांग सम मान हो जाते हैं, सर्वांग सम हम इन्हें बना देते हैं, उस तुरंत ही इसके प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं साइड एंगल साइड,
ठीक है, क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दूसरी शर्त आप समझ गए हैं। और तीसरे शर्त की बात करते हैं मित्रों। तीसरा शर्त क्या कहता है, तीसरा शर्त बोलता है इसमें, तीसरा शर्त बोलता है मित्रों, तीसरा शर्त है कोण भुजा कोण। क्या है, कोण भुजा कोण। क्या है, कोण भुजा कोण। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पर देखिए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, इसमें कहा है कोण भुजा कोण। अगर कोण B जो है 40, कोण B मान लीजिए 50 अंश है, कोण हो गया। अगर BC 6 सेंटीमीटर है और कोण C जो है, कोण C जो है 40 अंश है, और दूसरे त्रिभुज में कोण Q जो है 50 अंश है, भुजा QR 6 सेंटीमीटर है, कोण R जो है 40 अंश है। आप देख रहे हैं कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। देखिएगा जब भी आप शर्तें लगाइएगा तो शर्त को जो है एकदम क्रम वाइज ही लगाइएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि और भी अभी मैं पूरा बताने के बाद क्लियर कर देता हूं। कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। ठीक है, जब भी ऐसा मिल जाए तो आप तुरंत लगाइएगा कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। और इन्हें क्या बोलेंगे, कोण को हम क्या बोलते हैं, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तीसरी शर्त हो गई कोण भुजा कोण की। अगर दो भुजाएं और एक मतलब दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर है तो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं मित्रों। तीसरी बात किसकी करते हैं, चौथा जो है वह है, चौथा जो है वह है कोण कोण भुजा। क्या है, कोण कोण, कोण कोण भुजा। ठीक है, अगर दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर है तो भी वह त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। जैसे यहां पर देखिए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है PQR। क्या है, PQR। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR, और इसमें जो सर्वांगसमता की चौथी शर्त है वह है कोण कोण भुजा। ठीक है, और अगर कोण A जो है 40 अंश है, कोण P जो है 40 अंश होना चाहिए, है ना। ठीक है, कोण हो गया, कोण फिर कोण। यह कोण B जो है अगर यह 50 अंश है तो कोण Q जो है 50 अंश होना चाहिए। ठीक है, और एक भुजा, एक भुजा में अब कोई भी भुजा आपस में बराबर हो सकती है। यह भुजा अगर मान लीजिए AC जो है 5 सेंटीमीटर है और PR जो है 5 सेंटीमीटर है, तो आप देख रहे हैं कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा को हम क्या बोलेंगे, एंगल एंगल, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड आपस में जो है मतलब कि मिल गया आपको, तो हम कहेंगे यह दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, सर्वांगसम है। ठीक है, एंगल एंगल साइड। तो अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा यार कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझिए, समझने का प्रयास करो यार। अगर ऐसा हो जाता है, ऐसे कोई कंडीशन आपके सवाल में आ जाता है, सवाल तो इसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसी कंडीशन अगर आपके क्वेश्चन में आता है, मैं अभी क्वेश्चन करा करके बताता हूं, निश्चित तौर पे आप लगा ले जाएंगे, है ना। पांचवी शर्त क्या होती है मित्रों, पांचवी जो अंतिम शर्त होती है वह होती है RHS। क्या होती है, RHS। RHS का फुल फॉर्म क्या होता है मित्रों, यहां पर देखिएगा, RHS का फुल फॉर्म होगा, R से होगा राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, समकोण। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। स्पेलिंग सही लिखा हूं गलत लिखा हूं मुझे नहीं पता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, हाइपोटेनियस साइड। वैसे पांचवी शर्त आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखा रहा हूं क्योंकि आता है कभी कभी। ठीक है, देखिएगा, जब दो समकोण त्रिभुज आपको दिए जाएं, है ना, दो समकोण त्रिभुज ABC और PQR आपको दिया गया हो। ठीक है, जब दो समकोण आपको दिए जाएं तो आप सभी लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक भुजा तो 90 अंश का होगा। यहां पे कोण B 90 अंश का है, यहां पे कोण Q 90 अंश का है। 90 अंश का एक कोण तो होना है। ठीक है, एक कोण 90 अंश का है। ठीक, उसके बाद जो है इसके जो हाइपोटेनियस होते हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर ये 13 है तो यह भी 13 होना चाहिए, तभी जाकर के ये सर्वांगसम वाली कंडीशन बनेगी। ये 13 है हाइपोटेनियस, और इसके बाद एक साइड, अगर यह जो है 5 सेंटीमीटर है तो यह भी जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो जो चौथा BC है वह QR के बराबर ही होगा, निश्चित तौर पे बराबर होगा, कोई इसमें बताने वाली बात नहीं है। और ऐसा कंडीशन जब आता है तो भी वह सर्वांगसमता को फॉलो करता है। ठीक है, सर्वांगसमता को राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे फॉलो होता है,
एक तो मतलब एक कोण तो 90 अंश का होना है। राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होना है। उसके जो हाइपोटेनियस है अर्थात उसके जो कर्ण है वो बराबर होने चाहिए, कर्ण 13 है, और एक साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, या तो BC बराबर हो जाए QR के या AB बराबर हो जाए PQ के, तो यह जो है आपस में सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि इसकी क्या क्या होती है विशेषताएं। ठीक, तो पहला क्या है, पहला जो है शर्त क्या है, भुजा भुजा भुजा। अगर दो त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर है तो निश्चित तौर पर वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा कोण भुजा। ठीक है, जब एक मतलब कि दो भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर है तो वह भी जो है सर्वांग समता की शर्त है। तीसरा है कोण भुजा कोण, मैंने कैसे बताया, ऐसे बताया, यहां पे कोण लिया, यह भुजा लिया, यह कोण लिया, तो आपस में क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तीसरा मैंने बताया कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा को मैंने बताया एक कोण आपस में बराबर हो गया, यह कोण आपस में बराबर हो गया। एक भुजा कोई भी, या तो यह भुजा या तो यह भुजा बराबर हो जाए, तो यह भी जो है सर्वांग समता को फॉलो करता है। ठीक है, ये सर्वांग समता की 4 शर्तें हैं। निश्चित तौर पे आपको शर्त से ही सवाल पूछा जाता है और इस चीज को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, क्योंकि आपसे निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आगे पूछा गया है, पीछे भी पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब जो मैंने सवाल लिए हैं उस सवाल में आपको बता देता हूं। ये जो पहला सवाल है, यह सवाल जो है 2017 के DLED एग्जाम में पूछा गया है। आपसे परीक्षा में 2017 के DLED एग्जाम में यह पूछा गया है। तो देखिए क्या पूछा गया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर 3.5, BC बराबर 7.1, AC बराबर 5, PC बराबर 7.1, PR बराबर 3.5, तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। एक देखिए एक त्रिभुज मैंने बना दिया ABC, ठीक है, एक त्रिभुज मैंने बना दिया, क्या बनाया, PQR। ठीक है, PQR बना दिया। AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। यहां पर BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर। यहां पर देखिए AC बराबर 5 सेंटीमीटर। यहां पर देखिए PC बराबर क्या दिया गया है, PC बराबर 7. PC है क्या है भाई, PC तो नहीं होना चाहिए, है ना, PC नहीं होना चाहिए, PC नहीं होना चाहिए, PC 7.1 नहीं होगा, ये होगा P, एक मिनट, यहां से अगर PQR लेंगे, है ना, तो PQ होगा। ठीक है, ये होगा PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर होंगी तभी वो सर्वांग सम कहलाएगा। PQ बराबर 7.1, PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर, PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए परीक्षण। देखिए मित्रों, यहां पर जो है क्यूआर की वैल्यू भी दिया गया है, मैंने लिखा नहीं था। क्यूआर बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूआर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, नहीं तो कैसे सर्वांग समता का परीक्षण करेंगे। तो क्यूआर की जगह पे आप 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब आप यहां पे जैसे सर्वांग समता का परीक्षण करना है, दिया है, ठीक है, क्या दिया है आपको, ऐसे एक चित्र बना लेना है। चित्र बनाने के बाद क्या दिया है वो लिख दीजिए। AB बराबर PR के, यह बराबर है कितने के, 3.5 सेंटीमीटर के। ठीक है, AB बराबर है PR के, यह बराबर है 3.5 सेंटीमीटर के। BC बराबर है PQ के, यह बराबर है 7.1 सेंटीमीटर के, है ना, और AC बराबर है QR के, यह बराबर है 5 सेंटीमीटर के, है ना। हम देख रहे हैं कि सर्वांग समता की जो पहली शर्त है, हम जानते हैं यदि दो त्रिभुजों में ऐसे आप लिखिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा। दो त्रिभुजों में साइड आपस में बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहलाते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से आपको लिख देना है। जब भी सर्वांग समता का परीक्षण करने के लिए आएगा, उन्हीं चारों शर्तों में से एक शर्त आपको लगा हुआ निश्चित तौर पे आएगा। या तो भुजा 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 बराबर होगी, या तो भुजा कोण भुजा बराबर होगी, या तो कोण भुजा कोण बराबर होगा, या तो कोण कोण भुजा बराबर होगा, या तो राइट यार आरएचएस होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल और हाइपोटेनियस और साइड होगा। ठीक है, मैंने तो बोल दिया, मैंने जो पढ़ाया मुझे याद हो गया, शायद आपको भी याद हो जाएगा। एक दो बार आप ऐसे जो मैंने जैसे चित्र नहीं बनाया था वैसे आपको बना लेना है। ठीक, तो आपको इसी तरीके से सवाल लगाना है। निश्चित तौर पे आप ये सवाल इसी तरीके से करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, चलिए पहला सवाल हो गया ना। चलिए दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल यहां पे कहता है यदि त्रिभुज ABC और PQR आपस में सर्वांग सम है। यहां पे बोल दिया है, यहां पे चित्र भी दिया है, ABC और PQR। यहां पे देखिए चित्र भी बना के दिया है। PQR आपस में सर्वांग सम है, सर्वांग सम भी बोल दिया है। और जैसे ही यह सर्वांग सम बोलता है और जब वो सर्वांग सम कह देते हैं, ऐसा मान के चलिएगा कि उसके तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, उसके तीनों संगत कोण आपस में बराबर है। आपको मान लेना है तुरंत, है ना। यहां पे दिया है यदि कोण BAC बराबर कितना है 2x, ठीक है। और दिया है कोण PQR बराबर 75 अंश है। तो आपसे पूछा गया है x का मान। आप देख रहे हैं जब ये सर्वांग सम है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वह आपस में बराबर होंगे, अर्थात हम जानते हैं 2x = 75 अंश। 75 अंश क्यों, यहां पे लिख दीजिए सर्वांग सम होने के कारण। सर्वांग सम होने के कारण आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो उनके तीनों कोण और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, संगत भुजाएं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75/2 हो जाएगा, तो अर्थात 37.5 अंश, 37.5 अंश। ठीक है, दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरा सवाल यहां पे देखिए, यहां पर भी ऐसे सवाल दिया गया, बहुत आसानी से ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आएगा। या तो इस तरीके से आपको दिया जाएगा कि बताइए सर्वांग सम है, परीक्षण कीजिए। आपको चारों शर्त, पहला चीज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पहले चीजें पूछा जाएगा सर्वांग समता की परिभाषा दीजिए। दूसरा चीज पूछा जाएगा सर्वांग समता की शर्तें बताइए। आपको 5 शर्तें आती हैं, 5 के 5 जबरदस्त लिख दीजिएगा। तीसरा चीज जो आपसे पूछा जा सकता है वह आपसे ऐसे ही कोई बेसिक सवाल दे दिया जाएगा और उसे बताया जाएगा बताइए यह सर्वांग सम है। ठीक है, और कभी कभार ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं जैसे मैं दोनों सवाल लिया हूं। ठीक, तीसरा सवाल देखिए, ये त्रिभुज ABC और DEF मतलब कि सर्वांग सम दिया गया है। AB बराबर 15 सेंटीमीटर और DE बराबर जो है x/3 सेंटीमीटर। तो x का मान, जब ये दोनों आपस में सर्वांग सम है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी आपस में बराबर होंगी। तो आप सभी लोग देखिएगा 15 = किसके हो जाएगा, 15 बराबर हो जाएगा x/3 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी लिख दीजिएगा सर्वांग सम होने के कारण। क्या हो जाएगा, सर्वांग सम होने के कारण। ऐसे आपको लिखना है सर्वांग सम होने के कारण। जैसे ही सर्वांग सम होने के कारण लिखिएगा तो x की वैल्यू लिख दीजिएगा 15 × 3 बराबर 45 अंश। ठीक है, बस कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 अंश। ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप इन सवालों को समझ लिए होंगे। सर्वांग समता क्या होती है, कांग्रुएंसी होती क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसकी शर्तें क्या होती हैं, इससे संबंधित जो सवाल आएंगे वो सवाल आपने देख लिया। और कभी कभी कई मतलब कि आपके मतलब कि सिलेबस में तो है नहीं कि दो त्रिभुज आपस में दिए गए हों, उनको सिद्ध कीजिए को आपस में सर्वांग सम है या नहीं है। ऐसे सवाल निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। जब भी हम यूपी टेट के लिए सर्वांग समता और समरूपता पढ़ाएंगे तो उसमें ऐसे सवालों को हम जरूर ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके लिए डीएलएड सेमेस्टर स्पेशल मैं यह वीडियो दे रहा था, तो इसमें उन सवालों को मैंने शामिल नहीं किया है। उतनी ही चीजें आपको दी जाए जितनी आपके सिलेबस में है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हर एक परीक्षा को आप क्रैक कर जाएंगे। डीएलएड में आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा, मैं ये दावा करता हूं। और निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपके मन में ये नहीं आएगा कि मेरा समय बर्बाद हो गया। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो आप एक कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बता सकते हैं। और आगे मतलब कि मैं अपनी तरफ से आज तो मैथ को कंप्लीट कर दिया, अब मेरे सामने कोई भी चैप्टर नहीं बचा है। ठीक है, हाँ चाल समय दूरी बचा है, एक वीडियो और दूंगा। ठीक है, वह भी कभी दे दूंगा। और भी अगर कोई चैप्टर आपको समस्या उत्पन्न कर रहा है तो आप उसे लिखिए कमेंट बॉक्स में, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में मुझे दिक्कत है, तो मैं उस चैप्टर को दे दूंगा। ठीक है, जितना आप कहेंगे उतना मैं वीडियो दूंगा। और उसके बाद जो है यूपी टेट के लिए जो मैं मनोविज्ञान सब्जेक्ट को शुरू करने वाला हूं इसी व्हाइट बोर्ड पर, निश्चित तौर पे उस वीडियो को मतलब उस सीरीज की उस श्रृंखला को जब मैं शुरू कर दूंगा तो मैं सेमेस्टर का कोई वीडियो नहीं दूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं जो भी आपकी मांग है उन मांग को जो है रख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूं। उसके बाद जब मैं वो सीरीज शुरू कर दूंगा तो कोई वीडियो मैं डीएलएड
का नहीं दूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस ने घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर आज आप संघर्ष के दिनों, अगर आज आपका दिन जो है संघर्षों में बीत रहा है, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय सफलता का सूर्योदय जरूर साबित होगा। आज नहीं तो कल, किसी कवि ने बोला है कि हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, है ना। एक युवा कवि हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे आया था तब मैं बोल रहा हूं, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। अगर आप यदि कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। अगर आप कर्म कर रहे हैं और वो सच्चाई के रास्ते पर कर्म कर रहे हैं तो वह कर्म कभी निष्फल हो ही नहीं सकता है। यह भगवान श्री कृष्ण का उपदेश भी है, ठीक है। भगवत गीता जैसा ज्ञान उन्होंने दिया है, उससे बहुत पॉजिटिव बातें आपके सामने निकल करके आती हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं, जितना होगा मैं अपने कर्म पर ध्यान देता हूं। मैं भी अगर बेहतर कर रहा हूं तो निश्चित तौर पे आपका लाभ होगा, और बेहतर करने का प्रयास हमारी तरफ से हमेशा रहता है। जैसा भी हो, आपके कमेंट के माध्यम से, आपके सब्सक्राइब्स के माध्यम से, आपके लाइक के माध्यम से हमें पता चलता है क्या हम काम बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।